Hey everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to संकल्प भारत फाउंडेशन YouTube चैनल। इस चैनल पर हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का सिलेबस कंप्लीट, वन बाय वन सारे चैप्टर्स में आपको कवर करा रही हूँ। हमने किया है चैप्टर नंबर 4 अ किंगडम ऑफ फूल्स को पूरा कंप्लीट। एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी आपको ऑलरेडी पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर वीडियो में करा दी है। आज के पार्ट 2 वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है क्लास 9th की, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स आज हम लोग पढ़ेंगे, करेंगे, समझेंगे और लिखना सीखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ आरटीसी कराऊंगी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आरटीसी क्या होता है? किसी भी चैप्टर से कोई लाइन ले ली जाती है, उस लाइन से या उस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट से आपको बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 से लेके 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और वो आंसर आपको करना होता है। इसके लिए आपको चैप्टर का राइटर पता होना चाहिए। ए.के. रामानुजन ने लिखी है जैसे ये स्टोरी, चैप्टर का पूरा नाम पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स के नाम पता होना चाहिए, इंसिडेंट्स पता होने चाहिए, पूरी पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, क्योंकि पहले का सीन बाद का सीन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना आपको अगर पता है तो आप आरटीसी ऑलरेडी इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, सॉरी क्वेश्चन आंसर्स की। तो आपने अगर मेरे साथ में सेशन किया होगा तो आपको पता होगा ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया था। एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी है, डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, आपको इजीली होपफुली समझ में आ चुका होगा। बड़ा चैप्टर है काफी बच्चों, 50 मिनट्स के आसपास की वीडियो बनती है इसकी। आई थिंक पूरा 1 घंटा की बनी थी। अरे मैं कहाँ आ गई? ठीक है, तो अभी हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। बच्चों यहाँ से आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट शुरू होगा। सबसे पहले आपने पढ़ना है मेरे साथ में पैराग्राफ और उसके बाद में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो हर पैराग्राफ से मैंने आपको बोला था 5 के करीब क्वेश्चन होंगे ही होंगे जो हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो इस कॉन्टेक्स्ट से बन सकते हैं। दो स्ट्रेंजर्स कौन हैं? सब लोग रात में क्यों उठे? वो वॉन्डर किए, उनको कोई मिला क्यों नहीं? नाइटली बिजनेस से आपका क्या मतलब है? 4-5 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। यहाँ कितने क्वेश्चन है? देखो 1 2 3 4। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। समझ तो आपको आई गया होगा कि स्टोरी का सीन क्या है। जो गुरु है एंड डिसाइपल है वो सिटी में एंट्री करते हैं और ये सिटी कौन सी है? अ किंगडम ऑफ फूल्स। हु वर द टू स्ट्रेंजर्स? तो एक था हमारा गुरु बच्चों और दूसरा था हमारा डिसाइपल। ठीक है, हमारे पास में दो थे, एक था गुरु हमारे पास में और दूसरा था हमारे पास में डिसाइपल। ठीक है, हाँ, दो हमारे पास में यहाँ पर थे, गुरु एंड डिसाइपल। आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, व्हाई वर दे अमेज्ड? अमेज्ड क्यों थे वो? बिकॉज they could not see anyone in the town. There was no one in the town. There was no one in the town. टाउन में कोई था ही नहीं, सारा का सारा खाली पड़ा हुआ था, है ना? एंड नो वन वॉज देयर। ऐसे मैं लाइन ढूंढ रही हूँ बट इसमें लिख नहीं रही है, तो आप खुद से लिख सकते हैं। वाई डिड दे वॉन्डर अराउंड टाउन टिल इवनिंग? रात भर वो क्यों गए? भाई देखो, किसी सिटी में गए थे तो दे वांटेड टू मीट पीपल बट देयर वाज नो वन। ठीक है, तो अगेन वही हो गया कि कोई था ही नहीं वहां पर। इतनी ब्यूटीफुल सिटी थी बट कोई था ही नहीं वहां पर। व्हाट वाज द नाइटली बिजनेस? अच्छा, नाइटली बिजनेस क्या था वहां पर? क्यों हुआ ऐसा? व्हाई डिड दे वॉन्डर अराउंड टाउन टिल इवनिंग? बिकॉज ऑल वर स्लीपिंग एंड नोबडी कुड बी सीन। बिकॉज ऑल वर स्लीपिंग, सब लोग सो रहे थे, एंड नोबडी कुड बी सीन, कोई दिखाई ही स्लीपिंग नहीं दिया। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? नाइटली बिजनेस का क्या मतलब हो गया? एवरी बिजनेस वॉज डन एट नाइट। एवरी बिजनेस वॉज डन एट नाइट। सारे बिजनेस जितने भी थे सबको नाइट में करना पड़ता था, इसलिए हम उन सबको नाइटली बिजनेस बोलेंगे। क्लियर हो गया? आज के 4 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिए। आई होप सब लोग इसको कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट,
Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. कब की बात है? ये तब की बात है जब एक राइस मर्चेंट के घर में जो एक थीफ है वो घुस गया था और जो वॉल थी उसके ऊपर गिर गई थी, थीफ मर गया था। राइस मर्चेंट को ब्लेम करना रह गया क्योंकि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तो उसका ब्रदर है थीफ का, वो आया था उसको ब्लेम करने के लिए। चलो, Who makes this plea to whom? कौन है जो इस प्ली को करता है? योर हाइनेस किसने बोला? थीव्स ब्रदर, है ना, जो मर गया है ना, डेड थीव्स ब्रदर लिखो। इनफैक्ट जो डेड है ना, डेड मतलब जो थीफ था वो मर गया था, उस थीफ का भाई आया था। किसको प्ली कर रहा था? किंग को, वन एंड ओनली किंग, फुलिश किंग को। ठीक है। What was the ancient trade mentioned here? चोरी करना है तो आप स्टीलिंग भी लिख सकते हैं, है ना, बर्गलरी भी लिख सकते हैं, थेफ्ट भी लिख सकते हैं। Who had got killed and how? कैसे मरा, कौन मरा? The thief, thief की डेथ हो गई थी। How? कैसे? The wall fell on him, वॉल जो है वो वीक थी और उसकी वजह से वो मर गया। आई होप सबको आंसर समझ आ रहे हैं। वो was the merchant really to be blamed? Of course not. Of course not, है ना। It's a thief. Thief को एक तो वो चोरी कर रहा था, ऊपर से अगर तुम्हारे ऊपर वॉल गिर गई तो उसकी क्या गलती? जिसके घर की वॉल गिरी है उसने थोड़ी किया था, तो वॉज ही एक्चुअली रॉन्ग? ऑफ कोर्स नॉट, उसकी तो गलती थी ही नहीं, तो उसको तो कुछ कहना नहीं चाहिए। बट किंगडम ऑफ फूल्स है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये भी हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, weighing the evidence, एविडेंस को जब उसने देखा, we have got the real culprit। अच्छा देखो, she is absolutely fine, डांसिंग गर्ल की बात हो रही है, और डांसिंग गर्ल ने किसको ब्लेम किया था? याद है आपको? डांसिंग गर्ल ने बोला था गोल्ड स्मिथ को। हाँ, उसने बोला था जो गोल्ड स्मिथ है ना, वो ही है, उसी ने मेरे को ना बड़ा परेशान कर दिया था उस दिन, उसी की वजह से मुझे इधर उधर भागना पड़ रहा था। Who is poor thing in these lines? The case और द डांसिंग गर्ल। अच्छा, डांसिंग गर्ल के लिए बात हो रही है तो हम लिख देंगे डांसिंग गर्ल, ठीक है। तो पुअर थिंग, द डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल की बात हो रही है। व्हाट वाज द एविडेंस वेइंग बाय द किंग? एविडेंस क्या था, किस बारे में बात हो रही थी? द गोल्ड स्मिथ वॉज टू ब्लेम, गोल्ड स्मिथ जो था, एक सेकेंड, हु वाज द रियल कल्प्रिट एट दिस स्टेज? अच्छा ये तो बाद में करेंगे, चलो। So Goldsmith was delaying डांसिंग गर्ल ज्वेलरी। तो वो जो था ना ये आपका डांसिंग गर्ल्स ज्वेलरी, हेंस इसीलिए ही वॉज द रियल कल्प्रिट, इतना आपको लिखना पड़ेगा, है ना। ये एविडेंस था, तो गलती डांसिंग गर्ल की नहीं है, गोल्ड स्मिथ की है। ये आप आंसर लिख देंगे। हु वाज द रियल कल्प्रिट एट दिस स्टेज? इसके हिसाब से रियल कल्प्रिट कौन बन गया हमारा? ये मैंने आंसर यहाँ दे दिया था आपको, गोल्ड स्मिथ बन गया। अच्छा, व्हाट वाज डन आफ्टर दिस जजमेंट? गोल्ड स्मिथ वाज कॉल्ड, गोल्ड स्मिथ वाज कॉल्ड, समन्ड या कॉल्ड, कुछ भी लिख दीजिए। वो हाइड हो रखा था कहीं पे, है ना, उसको बुलाया गया था। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट, तो रियल कल्प्रिट आपका गोल्डस्मिथ हो गया अब यहाँ पर। चलो नेक्स्ट करते हैं। इजी है, आरटीसी आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, बट मैं आंसर्स आपको सबके लिख के इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकें और खुद भी कर सकें। Okay, it's true. Your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in this place. तो राइस मर्चेंट की बात हो रही थी ना, तो राइस मर्चेंट का जो फादर है उसकी डेथ हो गई है, बट अगर तुमने उसका इनहेरिटेड लिया है, सारा पैसा लिया है, जायदाद ली है, तो सिन भी लेने पड़ेंगे। Who is speaking to whom in these lines? King is talking to rice merchant. किंग बात कर रहा है राइस मर्चेंट से, राइस मर्चेंट ही था है ना, हाँ होपफुली राइस मर्चेंट ही था। चलो
Why was the listener's father termed the true murderer? Because क्योंकि he forced the goldsmith to make और टू कंप्लीट, है ना, कुछ भी लिख देना, मेक और कंप्लीट हिज ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर फर्स्ट विच डिलेड डांसिंग गर्ल्स ऑर्डर। प्लीज इतना लिख लेना, डांसिंग गर्ल का ऑर्डर उसकी वजह से डिलेड हो गया था, ठीक है। अच्छा, व्हाई कुडंट द फादर बी पनिश्ड? फादर को पनिश क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज ही इज डेड, मर चुका है, तो उसको कैसे पनिश करोगे? हु वाज चूजन टू बी पनिश्ड इन प्लेस ऑफ द फादर? फादर की जगह पे किसको कहा? उसका सन, बेटा। राइस मर्चेंट लिख दीजिए या फिर उसका सन लिख दीजिए। या तो आप लिखेंगे कि राइस मर्चेंट को पनिश किया गया, या आप लिख दीजिए हिज सन, उसके बेटे को उसकी जगह पे पनिशमेंट मिलेगी। बहुत ही बकवास स्टोरी है। ठीक है, चल आगे करें। नेक्स्ट, what shall we do? हम क्या करें? He said when suddenly it struck in his mind all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stick. तो जब पतला आदमी था, जो हमारा राइस मर्चेंट था, है ना, हाँ, तो उसकी जगह पे फैट मैन। Who is he and why is he in dilemma? What shall we do? He said when suddenly it struck in his mind. The king is in dilemma. Why? Because he needs a fat man. उसको फैट मैन चाहिए जिसको हम लोग स्टेक पे लगा टांग सकें, है ना, सूली पे चढ़ा सकें। What idea strike him suddenly? A fat man can easily be put on stick. So find a man and your problem will be solved. What is a stake? Stake क्या होता है? A place where to hang a person, है ना, पर्सन को हैंग करने के लिए, जहां पे कील होगी और आपके अंदर घुसाड़ दी जाएगी और वहां पे ऐसे खड़े रह जाएंगे, उसको कहते हैं स्टेक। Did they find a fat man? Yes. The disciple, शिष्य, है ना, जो शिष्य था, he was the disciple. तो they searched, लिख दीजिएगा, King's Baffle searched in the town. They found out that same disciple who became fat after eating a lot of rice and wheat and ghee and bananas. ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट है ये आपका आरटीसी, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो। सो द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। किंग सोच रहा है बहुत ज्यादा कि मैं नेक्स्ट फ्यूचर किंग कैसे बनूं। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life, so he needed time for that. So he said, why was the king thrown into deep thought? He wanted to be the next king, या फिर he didn't want to lose his kingdom in the next life, कैसे भी लिख दीजिए। he wanted to be the next king, या फिर मैंने आपको नेक्स्ट क्या बताया था, he didn't want to lose his kingdom in the next life, दोनों सही है। अच्छा, how was the king under threat of losing his kingdom? it was a false story, fabricated false story, cooked up मतलब बनाई गई थी, cooked up by the गुरु ने एक स्टोरी बनाई थी और उसकी वजह से
हाउ वाज द किंग अंडर द थ्रेट ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, तो उसकी वजह से किंग को डर लग रहा था कि वो अपने किंगडम को खो देगा। सो फॉर दैट किंग की जो गुरु की जो स्टोरी थी वो भी आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, तो आप यहाँ लिखेंगे द गुरु सेड दैट दिस स्टेक इज वेरी न्यू and no criminal has been punished on this stake, so whosoever will be set on this, इतनी जगह है नहीं मैं लिख नहीं पाऊंगी, whosoever will be executed on this stake will become the next king and the second person will become the minister. So this was the case. Why did the king need time to consult his ministers? उसको अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करना था, है ना, तो उसके लिए, और वो चाहता था कुछ ऐसा प्लान मिल जाए कि मैं बच जाऊं और मैं ही जो है इसका नेक्स्ट किंग बनूं। What did the king do to get more time? He postponed. उसने क्या किया था? पोस्टपोन कर दिया था द प्लान, पोस्टपोन द एग्जीक्यूशन, ऐसे लिख दीजिएगा। उसने जो एग्जीक्यूशन था उसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया था, एग्जीक्यूशन, ठीक है, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया था। चले भाई, बहुत बढ़िया। So this is how we completed the RTC and now we'll move on to the question answers one by one. I think there are 5 to 6 question answers that we'll do now. Question number 1. What are the two strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools? तो देखो सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या लिखना रहेगा, दो चीजें थी। नंबर 1, डे टर्न टू नाइट, डे टर्न टू नाइट and night turn to day, so vice versa, and night turn to day. नंबर 1 चीज तो ये हुई थी। दूसरा, एवरीथिंग कॉस्ट सेम, 1 रुपी, है ना, एवरीथिंग कॉस्ट सेम, हर चीज की सेम कीमत थी, 1 रुपी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो में सब कुछ मिल रहा था। आंसर कैसे लिखना शुरू करेंगे? अच्छा, और भी कुछ पूछा था? नहीं, यही है, ठीक है। So the two strange things that the guru and his disciple find in the kingdom of fools are, number 1, people used to work during nights and sleep during day. लोग दिन में काम करते थे, रात में नहीं, रात में काम करते थे, दिन में सोते थे। Cost of everything in the market was the same, 1 duddu, whether it was a measure of rice or a bunch of bananas, चाहे एक बनाना हो, 12 bunch मतलब डजन बनानास हो, चाहे कुछ चावल ले लो, सबका 1 रुपए में ही सामान आ जाता था। तो these were the two strange things that they saw and they were so surprised. Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? Of course no. सबसे पहले तो मतलब आपको पता होना चाहिए आइडिया बिल्कुल सही नहीं था। और उसने क्यों डिसाइड किया था रहने के लिए? बिकॉज एवरीथिंग वाज चीप एंड गुड, है ना, ये आपका कीवर्ड रहेगा यहाँ पे, गुड एंड चीप। सब कुछ गुड था एंड चीप था, सस्ता था, और खाओ पियो मस्त रहो, और क्या चाहिए, तो इसीलिए वो चाहता था कि वो वहीं रहे। ठीक, आंसर कैसे लिखेंगे? सो द disciple decided to stay in the kingdom of fools because he was very happy with the fact that everything was quite cheap there, हर चीज सस्ती थी। He had peculiarities of diet, तो उसके पास में बहुत सारी चीजें थी खाने के लिए, so स्ट्रेंज थिंग था ये उसके लिए, है ना, तो ही वाज सरप्राइज्ड विद दिस, सो ही वाज टेम्प्टेड बाय द चीप फूड, तो उसके पास में इतनी वैरायटी थी खाने के लिए, वो बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो गया था, टेम्प्ट मतलब बहुत एकदम अंदर से खुश होना, डिजायर होना। सो ही थॉट ऑफ एंजॉयिंग एन इजी लाइफ बाय स्टेइंग इन द किंगडम, उसने कहा आराम से मस्त रहेंगे, करना ही क्या। नो, क्या वो सही आइडिया था? नो, नहीं था। क्यों? बिकॉज इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑल द पीपल ऑफ किंगडम वर फूल, सारे के सारे पागल थे, एंड दे कुड बी डेंजरस फॉर देम इन फ्यूचर एज सजेस्टेड बाय द गुरु। गुरु ने सजेस्ट किया था कि ये नेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं, फूल लोग हैं, इनके साथ में रहना सही नहीं है भाई, तो तुम मत रहे यहाँ पे। सो इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, ट्रायल मतलब कि किस किस को हमने सजा देने के लिए बुलाया था, एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल। तो एक एक करके सबके नाम लिखने हैं और सबके बारे में आपको बताना है कि उनको सजा दी गई, नहीं दी गई है, उसका रीजन क्या था। तो मैं बस नाम बताऊंगी भैया, बहुत लंबी स्टोरी है, लंबा क्वेश्चन पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं नाम बता देती हूँ। सबसे पहले राइस मर्चेंट की बारी आई थी, क्योंकि थीव जो है उसी के घर में गया था। राइस मर्चेंट ने बोला मेरी तो ब्रिक लेयर ने घर बनाया था, वॉल बनाई थी, तो उससे बात करो। ब्रिक लेयर बोलता है मैं तो डांसिंग गर्ल के चक्कर में पड़ गया था, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो अच्छी वॉल नहीं बन पाई। डांसिंग गर्ल बोलती है मैं तो गोल्ड स्मिथ से अपनी जो
ज्वेलरी बनवाई थी मैं तो उसलिए बार बार जा रही थी, उसकी वजह से मेरी एंकलेट आवाज कर रही थी, उसकी वजह से जो ब्रिकलेयर है वो डिस्टर्ब हो गया, और उसी की वजह से जो आपका थीफ है, मतलब उसने वॉल अच्छी नहीं बनाई और थीफ के ऊपर गिर गई। ठीक है, फिर गोल्डस्मिथ बोलता है कि वो मर्चेंट है, उसने मुझे नहीं बनाने दिया था वॉल। तो ये पूरी स्टोरी आपको लिखनी है। ठीक है, मर्चेंट ने मुझे बोला था पहले मेरा काम करके दे। चलो आंसर कैसे लिखेंगे? फॉलोइंग पीपल आर द रीजन फॉर दिस। क्या क्या है हमारे पास में? द मर्चेंट हुज हाउस वाज बर्गल्ड। ठीक है, अच्छा फिर the bricklayer, he had built a wall which was weak and which collapsed on killing the burglar. The dancing girl, she was tried for distracting the bricklayer with her jingling anklet by walking up and down the road. Why was she walking up and down? Because the goldsmith, he was tried as he didn't complete the dancing girl's order on time, and so she had to walk up and down on his house a dozen times. So because he could not complete. अच्छा फिर but when he was summoned to the court, he in turn shifted the whole blame on the merchant's father, who pressurized him to complete his order first, due to which the goldsmith could not complete the girl's order in time. क्योंकि इसी वजह से गोल्डस्मिथ ने गर्ल का ऑर्डर टाइम से कंप्लीट नहीं किया था, इसीलिए गर्ल को बार बार आना पड़ा था। तो लॉर्ड फेयर की सारी जो कहानी थी वो किसके पास आ गई? वापस से आ गई हमारे गोल्डस्मिथ के पास में, सॉरी हमारे मर्चेंट के पास में। ठीक है, बढ़िया। चलो इजी है क्वेश्चंस भी। Who is the real culprit according to the king? Why does he escape punishment? तो जो रियल कल्प्रिट था फाइनली, जो फादर है वो था मर्चेंट का। एक्चुअली मर्चेंट खुद हो गया, बट वो क्यों बच जाता है? ही एस्केप पनिशमेंट बिकॉज जब उसको स्टेक पे टांगने की बारी आई, जिसके ऊपर उसकी फांसी सूली पे चढ़ाना था उसको, जब उसकी बारी आई तो पता चला कि बड़ा पतला है और पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा अच्छे से, जो कील होती है उसके अंदर। डिसाइड हुआ कि भाई कोई मोटा ताजा बंदा लेके आना पड़ेगा और उसको छोड़ दिया है। तो इसीलिए किंगडम ऑफ फूल था, ऐसी हरकतें यहाँ पे हो रही थी। कैसे लिखेंगे इसको? So according to the king, the real culprit was the merchant because उसके फादर तो मर चुके थे, तो उसने ही सारा इनहेरिटेंस लिया है, तो उसको सिन भी लेने पड़ेंगे। Actually, the merchant's father was a real murderer, but he was dead. So on consulting this with his ministers, the king came to the conclusion that the punishment would be carried out on the merchant. तो जो punishment है वो किसके ऊपर चढ़ेगी या दी जाएगी? merchant को. But he escaped the punishment because he is too thin to be प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो स्टेक के ऊपर उसको टांगा नहीं जा पा रहा था, बहुत ही पतला था, इसीलिए वो बच जाता है। ये क्वेश्चन क्यों पढ़ते पढ़ते और स्टोरी को पढ़ते पढ़ते भी हंसी आती है, कैन यू इमेजिन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम? व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम? यही होता है सबके साथ में। उसके वर्ड ऑफ विजडम क्या थे? उसने बोला था ये जो किंगडम है ये किंगडम फूल्स का है ना? वो बोलता है दैट दिस इज अ किंगडम ऑफ फूल्स, है ना? यहाँ कुछ भी हो सकता है, दे ऑल आर इडियट्स, एनीथिंग कैन हैपन देयर नेक्स्ट, सो इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन टू स्टे हियर। ऐसे करके जो गुरु है उसने अपने डिसाइपल को बोला। ठीक है, अच्छा डिसाइपल उसको कब याद करता है? व्हेन ही वाज एग्जीक्यूटेड, व्हेन ही वाज अबाउट टू एग्जीक्यूट, जब उसको एग्जीक्यूट किया ही जाने वाला था, तभी की बात है जब उसने ऐसे बोला। कैसे लिखेंगे आंसर? सो द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम वर दैट इट वाज द सिटी ऑफ फूल्स एंड देयर अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर बहुत ही उनका खतरनाक था, आप बता नहीं सकते नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं, कुड क्रिएट डेंजर एनी टाइम। सो ही एडवाइज्ड द डिसाइपल टू लीव द सिटी बिकॉज ही वुड नॉट नो व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट तुम क्या करोगे उसको नहीं पता। So the disciple remembers these words when he was going to be executed in place of the merchant. तो merchant की जगह पे इसको execute किया जा रहा था। अच्छा क्यों किया जा रहा था? Because he was fat कैसे हो गया? cheap and good food खाने को मिल रहा था, तो bananas, rice and wheat and ghee खूब खाया, मोटा हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे उसको बुलाया जा रहा था कि इतना मोटा आदमी है, इसको बुला लो, इसी को ही हम क्या करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ऐसे में किसकी गलती हो गई है? डिसाइपल की। तो उसको कब याद आया? जब मरने वाला था तब याद आया।
हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ, गुरु कैसे बचाता है। सो इसमें आपको पूरी स्टोरी सुनानी पड़ेगी, ठीक है। तो पूरी स्टोरी को आप लिखेंगे। तो व्हेन द गुरु हैड द विजन दैट द डिसाइपल इज इन डेंजर, ही केम टू सेव हिज लाइफ, उसकी लाइफ को बचाने के लिए आया। तो उसने क्या किया, ही कुक्ड अप अ स्टोरी, ही सेड दैट द स्टेक wherein we are going to execute the people is a stake of God, stake of justice. It's new, no criminal has been punished here. That's why whosoever will go and die on this stake will become the future king of this kingdom, and the second one will be obliged to be a minister of next minister of this kingdom. So they both want to die because he is a guru and he has told the actual story. He should go first and the disciple should go second. So this was just a fabricated, cooked up story so that they both can be saved from this heinous crime. ये जो क्राइम होने वाला था दोनों को बचना था, इसलिए तो आपको पूरी स्टोरी बढ़िया से मस्त तरीके से सुनाइए, काफी टाइम लगेगा, अच्छा खासा वर्डिंग होगी, बिकॉज ये चैप्टर में इतना लिखा हुआ है ना, आपको कीवर्ड्स यूज करोगे तो काफी कुछ लिखने के लिए मिलेगा। Okay, so the guru tried to confuse the king by expressing his desire to be killed first. सबसे पहले तो उसने क्या किया, किंग को कंफ्यूज किया, अपनी डिजायर एक्सप्रेस की कि भाई मेरे को पहले मार दो प्लीज, ठीक है। He told the king that it was not an ordinary stake. उसने बोला ये जो स्टेक है not an ordinary, ordinary नहीं है, ऐसी वैसी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। It was the stake of God of justice. ये किसकी स्टेक थी, God of justice। ये कीवर्ड्स है सारे जो मैं आपको टिक लगा के दे रही हूँ या अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। So whoever would die on the stake first would become the king in the next life, and the second to die would become the minister. So जो first होगा he would, देखो would लगाएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, king and in next life, and the second one who would die would become the minister. So that king didn't want to lose the kingdom. King didn't want to lose the kingdom. King को अपना kingdom lose नहीं करना था to someone else in the next round of life. So what he did, so he ordered to postpone the execution. सबसे पहले तो उसने postpone करा दिया आगे के लिए, the next day, and talked next day मतलब next night, रात में काम होगी दिन में तो सो जाएंगे, ठीक है। And talked in secret with his minister, minister से बात की। That night the king and his minister went secretly to the prison. सबसे पहले तो वो secretly prison में गए। They released guru and disciple, disciple और गुरु को छोड़ दिया, अपने आप को डिस्गाइज किया उनके जैसे, एंड फाइनली बोथ ऑफ देम वर टेकन टू द स्टेक, दोनों को स्टेक, अच्छा वो बोल भी दिया था उनके जो सर्वेंट्स थे कि चुपचाप से बस जैसा कहे वैसा कर देना। सो फाइनली स्टेक पर गए, प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, तुरंत इमीडिएटली उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। इन दिस वे गुरु मैनेज टू सेव डिसाइपल्स लाइफ, तो इसी वजह से, इसी तरीके से डिसाइपल की लाइफ को उसने बचा लिया, ये सारा कांड उसको करना पड़ा। तो पूरी स्टोरी आपको डेफिनेटली इसमें सुनानी रहेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। Yes, I was thinking the same. So class 9th का ये जो चैप्टर है ये अभी हमारा फिनिश हो जाता है बच्चों, पूरा चैप्टर बहुत ही बकवास चैप्टर है, इतना ज्यादा घटिया चैप्टर मतलब मेरा मतलब है कि स्टोरी बहुत ही सिंपल थी। अच्छा एक चीज और होती है, पता है क्या, जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि ये साउथ का कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक तो लैंग्वेज का तरीका और इजी टेल है ये, मतलब सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो समझना बहुत आसान है, आपको बहुत इजीली समझ आ गई होगी, और कोई सर पैर नहीं था स्टोरी का, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ही बेकार चैप्टर था, बट इजी है। जो उसकी थीम है वो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी कि फूल्स की कंपनी अच्छी नहीं होती है। कोई अगर आपको लगता है फूल है जो समझना भी नहीं चाहता बातों को, कुछ सीखना भी नहीं चाहता, तो जितना जल्दी हो सके उसकी कंपनी से दूर हो जाइए। कंपनी मतलब उसके टच से, उसके साथ नहीं रहना है आपको, बिकॉज फूल्स का कोई भरोसा नहीं रहता। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है, जो कीवर्ड हमें अभी यहाँ मिला, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से वी डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू नेक्स्ट एंड दिस में हार्म अस। तो ना तो आप उनको समझा सकते, ना उनके साथ सेट हो सकते, ना उनके साथ मिंगल हो सकते, सो बेटर टू लीव देम। सो फूल्स कंपनी इज ऑलवेज डेंजरस, राइट, बिकॉज फूल को वाइज बना भी नहीं पा रहे हैं आप, सो कोई फायदा भी नहीं है। सो दिस इज द मेन थीम। अपार्ट फ्रॉम दैट आज की वीडियो में हमने इसके आरटीसी करे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और हमने करे इसके क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट थे जो आपके बुक में है ना, एनसीईआरटी की बुक में है, वो वाले हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं आई थिंक प्रिंस, हैप्पी प्रिंस लूंगी,
उसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी बुक है बी हाइव की, उसकी पोम मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ वन बाय वन। क्लास 9 के सारे चैप्टर्स, हाँ, दोनों बुक्स के हम लोग इस चैनल पे कवर कर रहे हैं बच्चों। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हैं, तो सेक्शन को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज 9th का सारा सिलेबस मैं आपको यहाँ कवर करा के दूँ। ठीक है, that is it in today's video and I will meet you in the next video. Till then, bye everyone and take care.